Hello everyone, welcome back to Physics Drift Academy. I am Mahipal Swami. Hope you are doing well. And today we will discuss some important application of Gauss law. देखो बच्चों, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गॉस लॉ के बारे में। और जो गॉस लॉ था हमारा फाई ई की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला था ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फाई ई होगा दैट इज़ क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने किया था। फिर हमने किया था इसका प्रूफ, इसके प्रूफ के बारे में पढ़ा था, और हमने कुछ गॉस लॉ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। अब जो हमारे नेक्स्ट 4 लेक्चर होंगे वो रिलेटेड होंगे गॉस लॉ की एप्लीकेशन से। इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। उसी एप्लीकेशंस में से आज जो हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज spherical shell। नंबर 1 एंड नंबर 2 जो हम एप्लीकेशन करेंगे आज दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। यानी ये जो 2 केसेस है, ये दोनों केसेस हमें सॉल्व करने हैं। इन दोनों केसेस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और किसकी हेल्प से? गॉस लॉ की हेल्प से। और जो रिमेनिंग एप्लीकेशन है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वाला जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इस बार जो CBSE का एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में ये पूछी गई थी एप्लीकेशन, तो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। और जो गॉस की जो हम 4 या 5 एप्लीकेशन करेंगे वो अल्टरनेटिवली एग्ज़ाम में आती रहती है, और वो भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप इनको देखते हो। तो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, तो हमें इसको अच्छे से समझना है। तो स्फेरिकल शेल का मीनिंग यहाँ पे है कि जैसे आप कंसिडर कर सकते हो कि जो टेबल टेनिस की बॉल है, तो वो क्या है? अंदर से खोखली है, अंदर से होलो है। स्फेरिकल बॉडी होनी चाहिए, और अंदर से कैसी होनी चाहिए? शेल टाइप में होनी चाहिए, यानी अंदर से होलो होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले एक थिन स्फेरिकल शेल कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं इधर। तो नाउ वी कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल of radius r and with positive charge q। और इस पूरे शेल को हम चार्ज देते हैं। देखो अंदर से ये होलो है, तो चार्ज केवल इसके सरफेस पे इकट्ठा होगा। हमने इसको क्या किया? यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। और इसको हम एज्यूम कर रहे हैं, हमने इसको कैपिटल Q चार्ज दिया है। कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने इस पूरे स्फेरिकल शेल को इतना चार्ज दिया है, और ये चार्ज इस शेल के सरफेस पे इकट्ठा हो गया। यानी यहाँ पर एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि स्फेरिकल शेल के केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिग्मा की फॉर्म में होगा। अब सिग्मा का मतलब क्या है? याद करो, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में से एक लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा था कि जिसमें हमने लैम्डा के बारे में पढ़ा था,
लैम्डा, सिग्मा और रो, इन तीन के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर चार्ज किसी भी सरफेस पे रखा हुआ है, किसी बॉडी में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है कि वो उस बॉडी के केवल सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिग्मा कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हो, फॉर दिस केस, फॉर द स्फेरिकल शेल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ सिग्मा टाइप, यानी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। ठीक है, ये नहीं होगा और लैम्डा भी नहीं होगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे हमने एक स्फेरिकल शेल कंसिडर किया है जिसकी रेडियस r है एंड इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज q। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अगर हम स्फेयर की बात करें, किसी भी स्फेयर की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पॉसिबल पॉइंट कहाँ कहाँ फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है हमें एक ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है जो इस स्फेयर के बाहर है। हो सकता है मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो सरफेस पे फाइंड करनी हो, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं स्फीयर के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ है। नंबर वन, व्हेन पॉइंट P इज़ आउटसाइड द स्फीयर, व्हेन पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड व्हेन पॉइंट P इज़ इनसाइड द स्फीयर। फोर्थ कंडीशन आप ये एज्यूम कर सकते हो कि भी सेंटर पर भी कितना फील्ड होता है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड करनी है वो अब हमें इस पूरे एप्लीकेशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम फाइंड करेंगे कि जब पॉइंट P, कोई भी पॉइंट बाहर होता है तब फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, सरफेस पे होता है तो कैसे फाइंड करेंगे, और जब वो पॉइंट सरफेस के अंदर होगा, अभी हम शेल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना शेल भी कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर वन, व्हेन पॉइंट P is outside the sphere, आउटसाइड द स्फीयर, तो सबसे पहले एक स्फीयर बनाते हैं हम। स्फीयर बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे स्फीयर बनाने पड़ेंगे हमें। ये हमारा मेन स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है ये, जिसकी रेडियस हमने कितनी एज्यूम की है, r, और इस स्फीयर को हमने कितना चार्ज दिया हुआ है, ये वही स्फीयर है, इसको हमने q चार्ज दिया है। तो यहाँ पर q चार्ज हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये q चार्ज, ये लो थोड़े से और चार्ज बना दो भाई, यूनिफॉर्मली है तो एक जगह इकट्ठे मत कर देना सभी चार्ज, ये लो। अब हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट, इसको हम P नाम दे रहे हैं। तो इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और क्योंकि हम देखो, क्योंकि हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन है वो गॉस लॉ से रिलेटेड है, तो हमें गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। और गॉस लॉ जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि गॉस लॉ के लिए सबसे पहले हमें एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करनी है, जिसको हमने नाम दिया था गॉसियन सरफेस। तो हमें जो गॉसियन सरफेस है वो एक तो हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और दूसरी जिस पॉइंट पे आप फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो उस पॉइंट को छूते हुए जानी चाहिए, यानी उस पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक अब गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम की है, और ये जो गॉसियन सरफेस है हमें इस तरह से एज्यूम करनी है कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है उस पॉइंट से टच होते हुए जाए, जैसे यहाँ पे मैंने ये एज्यूम किया है। तो दिस इज़ माय गॉसियन सरफेस, ये मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम की, दिस इज़ दी गॉसियन सरफेस। मुझे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P सेंटर से r डिस्टेंस पे है। कैसे डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे। तो यानी आप इसको पॉइंट P आउटसाइड वाली जो कंडीशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन दिस r इज़ ग्रेटर देन दी कैपिटल R, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर से ज़्यादा है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब देखो क्या करना है, हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले हम फ्लक्स फाइंड करेंगे मेन फ्लक्स की डेफिनेशन से। फ्लक्स की मेन डेफिनेशन क्या है, किसी भी सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स को हम किस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रेशन और क्लोज सरफेस
ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ऐसे लिखते हैं, ये हमने पहले किया हुआ है। तो यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, फिर डी ए वेक्टर फाइंड करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। इस तरह से फाई की एक वैल्यू आएगी, और फाई की जो दूसरी वैल्यू है ये हमें कहाँ से मिलेगी, गॉस लॉ से। दोनों को इक्वेट करेंगे और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी ए वेक्टर की पहले तो डायरेक्शन फाइंड करते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो देखो पॉइंट पी पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करोगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और क्योंकि यहाँ पर लाइन जॉइनिंग ये वाली है, जो रेड वाली ये लाइन जॉइनिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसी के अलॉन्ग होगी और बाहर की तरफ होगी, यानी रेडियली आउटवर्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। नाउ वी हैव टू एज्यूम अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन दिस गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हमें गॉसियन हमें एक स्मॉल एरिया एलिमेंट एज्यूम करना है। तो हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट एज्यूम करें, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है उसी पॉइंट पर हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट एज्यूम किया। और अगर इस एरिया एलिमेंट की बात करें, ये सरफेस है इसका, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी ए वेक्टर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम से, ई वेक्टर डी ए वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मीनिंग ये हुआ दोनों के बीच में थीटा कितना डिग्री का हुआ, 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल है ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों एंगल नहीं है, थीटा 0 हो गया। तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो और बहुत आसान होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर पहले डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, डॉट प्रोडक्ट ओपन किया, दिस इज ई डी ए कॉस थीटा। ये तो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 11th क्लास में याद करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हम इसको ऐसे लिखते थे ए बी कॉस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच के बिटवीन का एंगल का, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कॉस थीटा। तो यही हमने यही किया, ई वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा। तो डायग्राम से आपको याद है कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है। तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ई डी ए कॉस 0 एंड कॉस 0 इज़ 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमें क्या मिलेगा इधर, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डी ए। अब आप इस सरफेस पे चलो। अब गॉसियन सरफेस पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना चाहें, तो वो सभी पॉइंट हमारे मेन शेल से सेम डिस्टेंस पे है। जब वो सेम डिस्टेंस पे है, तो इन सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा। इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वही होगा जो इस पॉइंट पे आया है, क्योंकि ये भी उतना ही डिस्टेंस पे है जितना ये पॉइंट है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं फॉर दिस गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस की सभी पॉइंट पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा E है वो कांस्टेंट है। E कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल DA का। तो DA का इंटीग्रेशन हमने पहले भी बताया जब हमने प्रूफ किया था, मैं आज वापस बता रहा हूँ। DA इंटीग्रेशन ऑफ DA का मीनिंग ये है कि यहाँ पर हमने जो एरिया एलिमेंट एज्यूम किया था, अगर इसी तरह से हम पूरे सरफेस को, पूरे कर्व्ड सरफेस को ऐसे छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड हुआ माने पूरे को, और फिर हम सभी स्मॉल एरिया एलिमेंट को अगर एक साथ ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये इस सरफेस का, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है अगर हम इन सभी को मिलाएंगे तो हमें इसका एक कर्व्ड सरफेस मिलेगा, गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ DA जो है यहाँ पर, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया से। तो ये आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ध्यान रखना जो गॉसियन सरफेस है वो स्मॉल r डिस्टेंस पे है, और जो हमारा मेन स्फीयर है वो r डिस्टेंस पे है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फाई E फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब वापस हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, लेकिन इस बार जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे वो किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, हमारे गॉस लॉ से। सो फ्रॉम द गॉस लॉ फाई E is Q enclose अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले देखते हैं, तो चलिए इसमें देखते हैं कि Q enclose है क्या।
तो अगर हम हमारे इस फिगर की बात करें, हम हमारे इस स्फेरिकल शेल वाले फिगर की बात करें, तो यहाँ क्यू एनक्लोज का मतलब है गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो ये हमारी गॉसियन सरफेस है, ये वाली, ये हमारी गॉसियन सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कैपिटल क्यू चार्ज है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू एनक्लोज। सो हियर क्यू एनक्लोज इज़ क्यू। तो हमारा जो फ्लक्स है इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फ्लक्स फाई ई इज़ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सोल्व हो चुका है यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2। जो देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 है ये भी फाई की वैल्यू है, इक्वेशन 2 है ये भी फाई की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कीजिए। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे देन वी गेट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ई इज़ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। We know that 1 upon 4 pi epsilon naught is the Coulombian constant K. So E is KQ upon R square. So this is the value of electric field intensity when point P is outside the sphere. तो आप चाहो तो यहाँ पर आउट लिख सकते हो ताकि हमें पता चल जाए ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जब पॉइंट P हमारे शेल से बाहर है। तो ये वाला अगर आप रिलेशन देखते हो, ये वाला अगर आप फॉर्मूला देखते हो, तो आपको देखने से ये पता लग रहा है कि ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉइंट P सरफेस के बाहर होता है, जब पॉइंट P सरफेस के बाहर होता है तो जो हमारा शेल है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा एंड इट्स वैल्यू इज़ E out इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो ये इस R पे डिपेंड कर रहा है। तो E out इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यानी आप जैसे जैसे इस शेल से दूर जाओगे वैसे वैसे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि जब पॉइंट P सरफेस के बाहर होता है तो क्या करना होता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कंडीशन की, व्हेन P इज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। जो हमने शेल एज्यूम किया है उस शेल की सरफेस पे अगर पॉइंट P आता है, यानी कंडीशन आप इस तरह से लिख सकते हो, व्हेन R इज इक्वल टू R। तो इस केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से फाइंड करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें वापस एक स्फेरिकल शेल एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम मान रहे हैं ये हमारा स्फेरिकल शेल है जिसको हमने क्यू चार्ज दिया हुआ है, वही है सेम, हमने वही शेल है हमारा, चेंज नहीं हुआ। जानबूझ के डायग्राम छोटा बनाया है मैंने। एग्ज़ाम में देखा करो पहले किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर रिक्वायर्ड है तो डायग्राम वापस बनाना, कंजूसी मत करना इसके अंदर कि एक बार डायग्राम बना दिया तो दूसरी बार क्यों बनाए। डायग्राम हमें दोनों बार बनाना है। सो ये रेडियस हो गया R और इसको कितना चार्ज दिया था हमने, क्यू चार्ज दिया था। अब जो पॉइंट P जो हमने एज्यूम किया था, इस बार हम मान रहे हैं वो पॉइंट P हमारी सरफेस पे ही आ जाता है। इसके लिए अलग कलर ले लेते हैं, ये रहा। इस बार पॉइंट P कहाँ है, हमारी सरफेस पे ही है। सो दिस इज़ द पॉइंट P और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है जो गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से होते हुए जाए। तो यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज़ आवर गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस इसी सरफेस के ऊपर बनानी है एकदम। तो ये मेरी गॉसियन सरफेस है जो बिल्कुल इसी सरफेस से होते हुए जा रही है। तो अब देखो वैसे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल हमें ये स्टेप वापस दोहराने हैं। ये आप सबसे पहले जैसे आपको फाई फाइंड करना है, उसके बाद में ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप। तो जब आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू आपको यही मिलनी है। तो आप सीधा लिख सकते हो जैसे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर इसके बाद में आप जब गॉस लॉ अप्लाई करोगे तब वही फॉर्मूला आएगा। यानी कुल मिला के हमें फाइनल फॉर्मूला जो मिलेगा वो बिल्कुल जो उसकी प्रोसेस होगी वो हमारे पॉइंट नंबर 1 की तरह ही होगी। तो आप चाहो तो सीधा इस तरह से इसको लिख सकते हो कि पुट, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पुट R इक्वल्स टू R। हमें क्या करना है, पुट R इक्वल्स टू R किस में, इक्वेशन 3 में।
इक्वेशन 3 में जैसे ही हम आर की जगह कैपिटल आर रखते हैं तो जो हमारी ई की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो ये हमारी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, ई सरफेस लिख सकते हो आप इसको। तो सरफेस पे वैल्यू आएगी। अब देखो इस पॉइंट का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, वो हम बात करते हैं। इस पॉइंट में जो जो वैल्यूज़ आ रही है, जैसे के है तो के इज़ कॉन्स्टेंट। इसके बाद में अगर हम कैपिटल क्यू की बात करें तो वो हमने जितना बॉडी को चार्ज दे दिया तो वो कांस्टेंट है। और इस बार ये जो कैपिटल आर है ये भी कांस्टेंट है। इससे पहले वाले केस में ये स्मॉल आर था तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। पॉइंट भी बाहर भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, और कोई किसी भी पॉइंट पे, बाहर भी किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो ये आर वेरिएबल है, लेकिन जो ये आर है ये आर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ जो सरफेस वाली वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू तो है ही, और कांस्टेंट वैल्यू के साथ में शेल के लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। यानी किसी भी स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें उस शेल के सरफेस पे मिलेगी। सो ये कांस्टेंट वैल्यू भी है और मैक्सिमम वैल्यू भी है। ठीक है, तो इसको यहीं तक सॉल्व करना है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। लेकिन जो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीएसई का, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ था, और चेंज कुछ इस तरह से था, जो चार्ज है वो क्यू के फॉर्म में नहीं दिया हुआ, वो सिग्मा के फॉर्म में दिया हुआ था। बस केवल इतना सा चेंज था, और इतने से चेंज में ही काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी स्टूडेंट्स को। यानी जो चार्ज है वो उस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। चार्ज क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमने सरफेस के ऊपर सिग्मा चार्ज दिया हुआ है। सिग्मा चार्ज का मतलब यहाँ पर चार्ज डेंसिटी से है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से है। तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करें तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पर क्यू है, और अगर हम इधर एरिया की बात करें, एरिया किसका है, जो आपने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है उसका एरिया है यहाँ पे। इस केस में व्हेन r इक्वल्स टू r वाला जो केस है, इस केस में शेल की रेडियस और हमारे गॉसियन सरफेस की रेडियस सेम ही है। तो यहाँ पर एरिया कौन सा एरिया आएगा, हमारे शेल का एरिया आएगा, यानी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा। यानी जहाँ पर आप क्यू लिखते थे वहाँ पे आपको क्यू नहीं लिखना, क्वेश्चन सिग्मा के फॉर्म में लिखना है। जो आपका जो आंसर आया है ये ए का, वो क्यू की फॉर्म में ना निकाल के आपको सिग्मा के फॉर्म में निकालना है। बस ये चेंज तो है यहाँ पे। तो इसको क्यू के लिए सॉल्व कर लो, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू वहाँ पुट करनी है। तो हमारी मेन फाइनल वैल्यू क्या आएगी, ई सरफेस इक्वल्स टू के क्यू, और क्यू की जगह आपको ये लिखना है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया और हमें ई की वैल्यू मिलेगी के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई। आप चाहो तो यहाँ पर के की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। जब आप के की वैल्यू पुट करोगे यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई, तो ये 4 पाई भी कैंसिल, और ई सरफेस की वैल्यू मिलेगी हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई सरफेस। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, सिग्मा कांस्टेंट है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ऑल इन ऑल हमें ये ध्यान रखना है कि ई सरफेस की जो वैल्यू है वो मेन वैल्यू तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, या आप ये कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ चार्ज तो ये है, एंड इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड कंडीशन, व्हेन पॉइंट पी इज़ इनसाइड द शेल। इसका मीनिंग ये हुआ व्हेन आर इज़ लेस देन आर। ओके, तो हम एक बार हमारा स्फीयर, हमारा जो शेल है उसको एज्यूम कर लेते हैं। सो दिस इज़ आवर शेल जिसकी रेडियस आर है और इसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वो पॉइंट जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इस बार वो पॉइंट अंदर है। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो वापस जो हमने ऊपर दो कंडीशन की है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर भी हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द आवर गॉसियन सरफेस, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस आर है। यानी ये जो रेडियस जो है ना, ये रेडियस, दिस रेडियस इज आर। तो यहाँ पे क्लियर है दैट दिस आर इज लेस देन आर।
अब देखो, जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं तो इसको भी सॉल्व करने के बाद वैसे ही आएगा, तो आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली चाहो तो लिख सकते हो। तो सॉल्व करने पर हमें कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी, e इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमने दोनों को इक्वेट किया था इधर, कि जब हमने दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने पे वैल्यू कुछ इस तरह से आई थी कि e इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज, ये क्यू एनक्लोज था उस केस में, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू मैंने सीधे यही इक्वेशन अप्लाई की है इधर, दैट e इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमें क्यू एनक्लोज फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट केस में जो क्यू एनक्लोज था वो कैपिटल क्यू था, है ना। सेकेंड केस में भी क्यू एनक्लोज कैपिटल क्यू था। लेकिन इस केस में अगर हम क्यू एनक्लोज की बात करें तो वो क्या होगा, देखो अगर हम इस गॉसियन सरफेस की बात करें तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, सारा चार्ज कहाँ है, इस गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ क्यू एनक्लोज कितना है, 0। तो जब क्यू एनक्लोज 0 है तो आप जब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हमें मिलेगा e इंटू 4πr² इक्वल्स टू 0, सो e इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी शेल की बात करते हैं तो शेल के अंदर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड में 0 है तो अगर आप सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करोगे तो वो भी क्या आएगी, 0। तो ये थी हमारी गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, जिसमें मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, E आउटसाइड की जो वैल्यू आई थी वो थी KQ अपॉन r²। E इनसाइड की जो वैल्यू थी, E सरफेस की जो वैल्यू थी, E सरफेस इज KQ अपॉन कैपिटल R², या इन टर्म्स ऑफ अगर आप सिग्मा की बात करोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। आप चाहो तो इसको भी सिग्मा की टर्म्स में लिख सकते हो, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ चार्ज और इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो अगर सिग्मा की टर्म्स में पूछे तो आपको इतना ही चेंज करना है कि सिग्मा को फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज बाय एरिया, और एरिया जो भी गिवन है इनसाइड सर्फ आउटसाइड जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें रेडियस पुट करनी है, ये बात ध्यान रखना है। और ई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और ई सेंटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ जो होगा हमारा ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो डिस्टेंस है, वेरिएबल डिस्टेंस है, उसके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पर हम एक सर्टेन पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा पॉइंट जो है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r इज इक्वल्स टू r, यानी ये यहाँ पर स्मॉल r किसके इक्वल हो जाता है, कैपिटल R। ये आप कहीं भी इस एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हम ये एज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने इस पॉइंट को माना है कि इस कंडीशन पे स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब आप इसके जब आप राइट साइड में जाओगे तो राइट साइड में क्या होगा, r इज़ ग्रेटर देन r, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है राइट साइड में। और जब आप लेफ़्ट साइड में जाओगे तो यहाँ पर r इज़ लेस देन r। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे ये वैल्यूज़ याद करो। जैसे अगर हम इस सरफेस की बात करें, ये कंडीशन कौन सी थी, ये r इज़ ग्रेटर देन r वाली कंडीशन थी। ये कंडीशन थी हमारी r इक्वल्स टू r वाली कंडीशन, और ये जो दोनों कंडीशन थी ये r इज़ लेस देन r वाली कंडीशन थी। तो इक्वल टू r वाली कंडीशन में याद करो, इस सरफेस की वैल्यू को मैंने क्या बताया था, एक कांस्टेंट वैल्यू बताया था, और कांस्टेंट के साथ साथ में मैंने एक वैल्यू और बताया था कि साथ में मैक्सिमम वैल्यू भी है। तो मान लेते हैं ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रही है ई सरफेस। ई सरफेस का मीनिंग ये हुआ KQ अपॉन कैपिटल R²। तो अब हम अगर सरफेस के बाहर जाते हैं, शेल के बाहर जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो इस तरह से वेरी होती है। R इंक्रीज़ करोगे तो E कम होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको क्या करनी है, कम करनी है। कब, जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे। और वो भी किस तरह, रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है। तो
ग्राफ हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं इनसाइड की। तो इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको कोई ग्राफ नहीं बनाना। एंड ई इन इज इक्वल्स टू 0, यहाँ कोई ग्राफ नहीं बनेगा। ई इंटेंसिटी की जो हमारी वैल्यू है वो 0 ही है। बस यहाँ पर इस तरह ग्राफ मान सकते हो आप, बिल्कुल ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ ज़रूर बना के आना है एग्ज़ाम में, कहा हुआ हो या ना कहा हुआ हो। क्वेश्चन में अगर गिवन है तब भी आपको बना के आना है, नहीं गिवन है तब भी आपको ये डायग्राम ज़रूर बना के आना है, ये ग्राफ ज़रूर बना के आना है। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन 2 की, जो एकदम सिमिलर है हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन के, और ये कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। देखो वहाँ पर हमने कुछ स्फीयर का नेचर नहीं बताया था कि वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, बस वो शेल होना चाहिए। अगर शेल है तो हमारा जो कंडीशन फर्स्ट है, जो हमारा एप्लीकेशन फर्स्ट है, वो अप्लाई होगा। और यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी कि वो कंडक्टिंग होना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या कंडीशन दी है कि वो कंडक्टिंग होना चाहिए, यानी एक तरह से मेटल का बना हुआ होना चाहिए। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये क्लियर है ना। यानी कंडक्टिंग स्फीयर है, वो शेल भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर इस तरह से है तो मतलब आप समझ जाइए कि हम हमारे इस सेकंड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या था, फर्स्ट एप्लीकेशन में केवल शेल दिया हुआ था। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अब इसका डेरिवेशन करता हूँ तो एकदम क्लियर हो जाए। कंडक्टिंग स्फीयर है तो मैं यहाँ पे एक स्फीयर मान रहा हूँ कि ये मैंने एक स्फीयर मान लिया। ठीक है, मैं एक स्फीयर और एज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरा सेकंड स्फीयर है, और ये दोनों ही स्फीयर हमारे कंडक्टिंग स्फीयर है। ये भी कंडक्टिंग स्फीयर है और ये भी कंडक्टिंग स्फीयर है। दोनों में हमने यहाँ डिफरेंस ये दिया कि ये तो शेल है, यानी एप्लीकेशन फर्स्ट की तरह, और ये क्या है, ये सॉलिड है, अंदर से सॉलिड है, ये होलो नहीं है, और ये अंदर से होलो है। और कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों कंडक्टिंग है। तो कंडक्टर में कंडक्टर की क्या खास बात होती है कि जब हम उसको चार्ज देते हैं, जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं, जैसे मान लो आपने यहाँ शेल है, इधर चार्ज दिया, तो ये तो हमें मालूम ही है, शेल है तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, धीरे धीरे हम चार्ज दे रहे हैं, और वो चार्ज पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और पूरी बॉडी में भी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, केवल उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यानी ये तो एक तरह से कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ये एक तरह से तो वही एग्जाम्पल हो गया जो हमने अभी अभी एप्लीकेशन 1 में पढ़ा है। देखो शेल है, सारा चार्ज बाहर है, तो यानी इसके लिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करोगे तो सारी वैल्यूज़ वो आएगी जो हमने इक्वेशन 1 में की है। यानी ई आउटसाइड वही के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ई सरफेस वही के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड में 0। अभी देखो शेल की बात कर रहा हूँ, ये शेल कैसा है, कंडक्टिंग है। अब मैं दूसरे स्फीयर की बात कर रहा हूँ जो कंडक्टिंग है, लेकिन वो क्या है, वो सॉलिड है, लेकिन है कंडक्टिंग, यानी मेटल का बना हुआ है। तो जब मेटल का स्फीयर होता है, चाहे वो सॉलिड हो या शेल हो, जब भी आप उसको चार्ज देते हो तो वो सारा चार्ज उसकी सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शेल है या सॉलिड है। तो यानी कंडक्टिंग स्फीयर के केस में भी चार्ज कहाँ इकट्ठा हुआ, उसकी सरफेस पे इकट्ठा हुआ। यानी आप इसको एक सिंगल सेंटेंस में इस तरह से लर्न कर सकते हो कि कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो ऑलवेज सिग्मा की फॉर्म में होगा, बल्कि रो की फॉर्म में नहीं होगा। यानी अगर आप जैसे कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में भी चार्ज रख भी दोगे ना, तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसकी सरफेस पे चार्ज, सरफेस पे ट्रांसफर। मान लो आपने यहाँ पर कंडक्टर है ये, और कंडक्टर के इनसाइड में चार्ज रख भी दिया, तो भी ये चार्ज ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसकी सरफेस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, आप चार्ज रख दो यहाँ पर, चार्ज रखते ही कहाँ चला जाएगा, उसके सरफेस पे चला जाएगा।
इसका मतलब कंडक्टर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा सिग्मा की फॉर्म में होता है, यानी चार्ज कहाँ रहेगा, उसकी सरफेस पे ही रहेगा। हम यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो सरफेस पे रहेगा, तो इसके लिए मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एप्लीकेशन 1 है पूरा वही रिपीट करना है, बस जहाँ आपने शेल लिखा था वहाँ शेल की जगह आपको बार बार कंडक्टिंग स्फीयर लिखना है और कंडक्टिंग स्फीयर लिखना है। बाकी सेम रिजल्ट मिलेंगे हमें, ई आउटसाइड का सेम रिजल्ट मिलेगा, ई इनसाइड का सेम रिजल्ट मिलेगा, ई सरफेस का सेम रिजल्ट मिलेगा। यानी कंडक्टर में भी इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलेगी हमें, 0। ये जो चार्ज बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से। इलेक्ट्रिक प्रेशर ये एक टर्म होती है, और अगर आप इसकी वैल्यू की बात करोगे तो उसकी वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है तो मैं ये नेसेसरी नहीं समझ रहा करवाने के लिए, या आप इसको समझ सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है। इस प्रेशर की वजह से कंडक्टर में जैसे ही आप इनसाइड में भी चार्ज रखते हो तो वो सारा चार्ज उसकी सरफेस पे चला जाता है। तो डेरिवेशन पूरा सेम रहेगा, बस क्या करना है आपको, शेल की जगह कंडक्टिंग स्फीयर लिखना है। यानी हमने यहाँ पर 2 एप्लीकेशन किए हैं आज। इन दोनों एप्लीकेशन में से जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसमें तो हमने क्या लिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल लिया है हमने, और जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है उसमें हमने क्या लिया है, वही यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर लिया है। तो ध्यान रखना इन दोनों ही केस में चार्ज कहाँ रहता है, स्फीयर की सरफेस पे रहता है, तो इसलिए दोनों के डेरिवेशन सेम है। देखो इन दोनों एप्लीकेशन के बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, सीबीएसई का जो अभी रिवाइज सिलेबस आया है जिसमें कोविड की वजह से 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, उसमें चैप्टर 1 में गॉस की 3 एप्लीकेशन को हटाया गया है, और इन तीनों एप्लीकेशन में आज जो हमने दोनों एप्लीकेशन डिस्कस की है वो भी है। तो इसका मतलब ये है इस ईयर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो डेरिवेशन इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप अगर गॉस लॉ को समझना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में दोनों एप्लीकेशन नहीं आएगी, तो बेटर होगा आप डेरिवेशन की बजाय इसके जो फॉर्मूलाज है उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए।